हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेस्ट IQ में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे SSC JEE का 2021 का पेपर। पहले हमने मॉर्निंग शिफ्ट का डिस्कस कर लिया है और इस वीडियो में हम इवनिंग शिफ्ट का पेपर डिस्कस करेंगे। इसमें भी हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसमें भी हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो पिछला पेपर हमने डिस्कस किया था यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट वाला, वो इसके कंपेयर में काफ़ी सिंपल था और ये अच्छे लेवल का पेपर है। तो इसलिए आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है यदि आप SSC JEE के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और रिसेंटली आपका एग्ज़ाम है, तो आपके रिवीजन के लिए ये वीडियो बहुत ही बेस्ट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन फ्लूइड इज एट रेस्ट? देयर इज नो शियर कंपोनेंट, इंटरनल डिफॉर्मेशन इज कंसिडरेबल, फ्लूइड एलिमेंट विल नॉट बी सब्जेक्टेड टू नॉर्मल एंड शियर कंपोनेंट, फ्रिक्शनल फोर्स इज प्रेजेंट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जब फ्लूइड रेस्ट पे होगा तो कौन से फोर्स होंगे। तो सही आंसर हो जाएगा देयर इज नो शियर कंपोनेंट, यानी ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। देखिए, यदि हम बात करें फ्लूइड एट रेस्ट, मान लो ये आपका फ्लूइड है, हम बात करते हैं वाटर की, तो ये रेस्ट पे यदि है तो यहाँ पे जैसे ये फ्लूइड है, इसका कुछ मास होगा, यानी कि ये पार्टिकल है, इसका मास होगा, तो ये जो फोर्स लगाएगा नीचे वाले पे, तो ये फोर्स कौन सा होगा? नॉर्मल। यानी कि फ्लूइड रेस्ट पे होगा तो नॉर्मल फोर्स तो लगेगा, लेकिन शियर कंपोनेंट नहीं लगेगा। अब शियर कंपोनेंट कैसे लगता है? जैसे मान लो ये एक लेयर जो है ये मोशन कर रही है, तो ये दूसरी लेयर के ऊपर जो है इसको भी क्या करेगी? मोशन के लिए प्रेरित करेगी, यानी कि लेकिन ये वाली इसको रजिस्ट करेगी, क्योंकि इनके बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स, यानी कि जिसकी वजह से विस्कोसिटी आती है। तो यानी कि यदि शियर कंपोनेंट है तो फ्लूइड क्या करेगा? फ्लो करेगा। और यदि फ्लूइड रेस्ट पे है, इसका मतलब शियर कंपोनेंट जीरो है। लेकिन नॉर्मल फोर्स जो है वो हमेशा एग्जिस्ट करता है। नॉर्मल फोर्स किसकी वजह से होता है? उसके मास की वजह से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन? सरफेस टेंशन की यूनिट बतानी है आपको, किलोग्राम पर मीटर, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन इंटू मीटर या फिर न्यूटन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाएगा न्यूटन पर मीटर, क्योंकि आप सभी को पता है जो सरफेस टेंशन होता है हम उसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, लेंथ की मीटर, तो न्यूटन पर मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिजल्ट इन पुअर परफॉर्मेंस ऑफ बॉयलर? तो यहाँ पे पुअर परफॉर्मेंस ऑफ बॉयलर से रिलेटेड नहीं है सरफेस फॉलिंग, पुअर कंबशन, बॉयलर माउंटिंग, पुअर वाटर क्वालिटी। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बॉयलर माउंटिंग, यानी कि पुअर परफॉर्मेंस से रिलेटेड बॉयलर माउंटिंग नहीं है। बाकी देखिए, सरफेस फॉलिंग, यदि उसकी सरफेस खराब हो रही है तो उसको सरफेस फॉलिंग बोलेंगे। यदि बॉयलर के अंदर कंबशन प्रॉपर नहीं हो रहा है तो उसको पुअर कंबशन कहेंगे, ये भी पुअर परफॉर्मेंस के अंदर आता है। पुअर वाटर क्वालिटी, यदि वाटर भी खराब है तो उसकी परफॉर्मेंस जो है बॉयलर की अच्छी नहीं होगी। लेकिन बॉयलर माउंटिंग क्या होती है? बॉयलर माउंटिंग जो होती है ये हम उसकी सेफ वर्किंग के लिए यूज़ करते हैं, फॉर सेफ वर्किंग। अब यदि हम बात करें माउंटिंग की, तो माउंटिंग के अंदर क्या क्या आते हैं सेफ्टी के लिए? जैसे हम कोई भी वाल्व यूज़ करते हैं वो हम सेफ्टी के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि फीड चेक वाल्व। दूसरा वाल्व हो गया स्टीम स्टॉप वाल्व। और यदि हम बात करें प्रेशर गेज, वाटर लेवल इंडिकेटर, ये सब जो है एक आपका फ्यूजिबल प्लग। ये जो फ्यूजिबल प्लग है, यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो फ्यूजिबल प्लग के बारे में ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे लगता है, क्यों लगता है और इसका मटेरियल क्या है। ये तो हो गई बॉयलर माउंटिंग। एक होता है बॉयलर एक्सेसरीज, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो आपको एक्सेसरीज और माउंटिंग के बारे में पता होना चाहिए। एक्सेसरीज की यदि हम बात करें तो क्यों यूज़ करते हैं? ये बॉयलर की जो है एफिशिएंसी इंप्रूव करता है, जैसे सुपर हीटर और इकोनोमाइज़र, एयर प्री हीटर और फीड पंप। ये सब जो है बॉयलर एक्सेसरीज है। तो आपको बॉयलर माउंटिंग और बॉयलर एक्सेसरीज में डिफरेंस पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि बॉयलर माउंटिंग कौन कौन सी है और एक्सेसरीज कौन सी है। एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ज़रूर पूछा जाता है यहाँ से, तो आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
फ्रेंड्स वीडियो आपको लास्ट तक जरूर देखना है, 1 मिनट भी आपका वेस्ट नहीं होगा। द कंप्रेशन रेशियो ऑफ ए कंप्रेशन इग्निशन इंजन इज, तो यहाँ पे आपको CI इंजन का कंप्रेशन रेशियो बताना है। तो यदि यहाँ पे CI इंजन का पूछा गया तो आपको CI और SI दोनों का पता होना चाहिए। तो यदि हम बात करें CI इंजन की तो कंप्रेशन रेशियो होता है 12 से लेके 22 तक, और यदि हम बात करें SI इंजन की तो SI इंजन का कितना होता है 10 से लेके 16 के बीच में होता है, यानी कि SI का जो है CI के कंपेयर में हमेशा कम रहता है। और कंप्रेशन रेशियो क्या होता है ये आप सभी जानते हैं, मैंने आपको कई बार बताया है। यदि नहीं जानते तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी कंप्रेशन रेशियो के बारे में बताया हुआ है, वो आप देख लेना। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? फ्लूइड कंटिन्यूअस इन मोशन अंडर द एप्लीकेशन ऑफ शियर स्ट्रेस, फ्लूइड डज नॉट डिफॉर्म कंटिन्यूअसली अंडर शियर स्ट्रेस, फ्लूइड कैन नॉट सस्टेन एनी शियर स्ट्रेस व्हेन इट इज रेस्ट, फ्लूइड डिफॉर्म अंडर वेरी स्मॉल शियर स्ट्रेस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन था उससे रिलेटेड ही है, बस आपको सिंपल डेफिनेशन जो है फ्लूइड की पता होना चाहिए। तो सही आंसर हो जाएगा सेकंड, फ्लूइड डज नॉट डिफॉर्म कंटिन्यूसली अंडर शियर स्ट्रेस। तो जब शियर स्ट्रेस होगा तो वो कंटिन्यूसली डिफॉर्म होगा। अभी हमने डिस्कस किया था जैसे कि फ्लूइड कंटिन्यूस इन मोशन अंडर द एप्लीकेशन ऑफ शियर स्ट्रेस, पहला सही हो जाएगा। फ्लूइड कैन नॉट सस्टेन एनी शियर स्ट्रेस व्हेन इट एट रेस्ट, यदि रेस्ट पे होगा तो शियर स्ट्रेस होगा नहीं, और शियर स्ट्रेस होगा तो इसका मतलब वो मोशन के अंदर होगा। फ्लूइड डिफॉर्म अंडर वेरी स्मॉल शियर स्ट्रेस, यानी कि थोड़ा सा भी शियर स्ट्रेस होगा तो फ्लूइड क्या हो जाएगा डिफॉर्म, यानी कि फ्लो होने लगेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ सेंट्रीफ्यूगल पंप फ्लो इज रेडियली आउटवर्ड इन द पंप, फ्लूइड गेन इज थ्रू कांस्टेंट हेड, फ्लो इज टेंजेंशियल इन दिस पंप, वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल एज दैट ऑफ फ्रांसिस टर्बाइन। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में बेसिक आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा फ्लो इज रेडियली आउटवर्ड इन दिस पंप, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यदि रोटर हमारा जो है रोटेट करेगा तो उसके अंदर फ्लूइड जो है वो रेडियली आउटवर्ड जाएगा, तभी तो इसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल पंप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए फ्यूजिबल प्लग मस्ट बी यूज्ड प्राइमली फॉर सेफ्टी पर्पज इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बॉयलर। तो अभी हमने बात की थी जो फ्यूजिबल प्लग होता है इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है और इसी में पूछ लिया है। तो आपको बताना है कि कौन से बॉयलर के अंदर हम फ्यूजिबल प्लग यूज करते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा फायर ट्यूब बॉयलर। फायर ट्यूब बॉयलर जो होते हैं वो लो प्रेशर बॉयलर होते हैं और उनमें हम फ्यूजिबल प्लग यूज करते हैं, और वाटर ट्यूब बॉयलर होते हैं वो हाई प्रेशर बॉयलर होते हैं। इन द रैंकाइन साइकिल इज एन आइडियल साइकिल फॉर वेपर पावर प्लांट्स बिकॉज it does not allow isentropic expansion, steam is not condensed in the condenser, it include reversible process, water enter the pump at unsaturated state। तो रैंकाइन साइकिल के बारे में आपको बेसिक बताना है। रैंकाइन साइकिल जो है वो आइडियल साइकिल है, क्यों? क्योंकि इट इंक्लूड रिवर्सिबल प्रोसेस, यानी कि जितने भी प्रोसेस होते हैं इनमें सारे जो है रिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी कि रैंकाइन साइकिल खुद एक रिवर्सिबल साइकिल है। A continuity equation for two dimensional compressible flow is given by, तो यहाँ पे आपको 4 इक्वेशन दे रखी है, आपको सही आंसर बताना है कि कंटिन्यूटी इक्वेशन कौन सी है, 2 डायमेंशनल और कंप्रेसिबल फ्लो। फ्लो कैसा है? कंप्रेसिबल। तो फ्रेंड्स यदि हम बात करें बेसिक इक्वेशन की, बेसिक इक्वेशन यदि मैं बेसिक इक्वेशन की बात करूँ तो ये होती है डेल बाई डेल टी रो ए प्लस डेल बाई डेल एक्स रो ए यू प्लस डेल बाई डेल वाई रो ए वी बराबर 0। देखिए एक्स और वाई दो ही कंपोनेंट लिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको पहले से बोल रखा है 2 डायमेंशनल। यदि हमारा जो एरिया है वो है कांस्टेंट, यानी कि स्पेस के साथ में टाइम के साथ में यदि चेंज नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको बाहर ले लेंगे क्योंकि हमारा कांस्टेंट है, और बाहर लेके तीनों में कॉमन आ जाएगा तो 0 में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, डेल रो बाई डेल टी प्लस डेल रो डेल बाई डेल एक्स रो इंटू यू बच जाएगा, ठीक है, ये तो कॉमन आ गया, प्लस डेल बाई डेल वाई रो वी बराबर 0। अब यहाँ पे एक कंडीशन लगाते हैं कि यदि हमारा जो फ्लो है, फ्लो कैसा है, स्टडी। स्टडी का मतलब क्या होता है, यदि हमारा फ्लो जो है टाइम पर डिपेंड नहीं करता तो वो फ्लो कैसा कहलाया जाएगा, स्टडी फ्लो। तो यदि हमारा फ्लो स्टडी है तो डेल रो बाई डेल टी, यानी कि टाइम वाला जो फंक्शन है वो 0 हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन क्या बचेगी, डेल बाई डेल एक्स रो यू प्लस डेल बाई डेल वाई रो वी बराबर 0। तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी
और जो कि ऑप्शन यहाँ पे थर्ड में दिया गया है। और यदि हमारा फ्लो जो है कंप्रेसिबल की जगह इनकम्प्रेसिबल होता तो रो भी यहाँ पे कांस्टेंट हो जाता और रो कॉमन आ जाता, तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई बराबर 0। और यदि 3 डायमेंशनल होती तो एक जेड कंपोनेंट भी आ जाता। ए सिंगल स्टेज इम्पल्स टर्बाइन इज आल्सो नोन एज कर्टिस स्टेज टर्बाइन, रिएक्शन टर्बाइन, डिलावल टर्बाइन, रेट्यू टर्बाइन। तो यहाँ पे आपको सिंगल स्टेज इम्पल्स टर्बाइन का बताना है कि दूसरा नाम क्या है। तो यदि हम बात करें सिंगल स्टेज इम्पल्स टर्बाइन की, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा डिलावल टर्बाइन। डिलावल टर्बाइन जो है ये सिंगल स्टेज इम्पल्स टर्बाइन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोर रेलेवेंट इन काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो? प्रेशर इज ए वेक्टर फील्ड। In the Lagrangian approach, a fluid particle of fixed mass is considered. Fluid kinetics deals with the action of forces in producing or charging motion of fluid. In the Eulerian method, control volume approach is not used. तो यहाँ पे सही आपको बताना है, तो सही आंसर हो जाएगा सेकंड। इन द Lagrangian approach, a fluid particle of fixed mass is considered. देखिए, एक तो Lagrangian कंसेप्ट है और दूसरा है यूलर। इन दोनों ने क्या ऑब्जर्व किया, जैसे मान लो आपका कोई फ्लूइड है, ठीक है, एकदम बेसिक से आपको बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ सके। ये फ्लूइड जो है फ्लो हो रहा है, ठीक है। जब फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे क्या है, ये आपके लैग्रांजियन जी बैठे हैं, ठीक है। इन्होंने क्या देखा कि एक फ्लूइड पार्टिकल देखा, अब इसकी जो मोशन है, इसका जो मोशन किस टाइप का हो रहा है, कितनी इसकी स्पीड है, यानी कि एक फ्लूइड पार्टिकल इन्होंने देखा और उसी के बारे में ऑब्जर्व किया और इन्होंने रीडिंग नोट की। फिर इन्होंने क्या किया, दूसरा पार्टिकल देखा उसके बाद में, और फिर इन्होंने उसी के बारे में सारी जानकारी देखी। तो ऐसे इन्होंने क्या किया, स्टडी किया। तो स्टडी तो इनकी एकदम परफेक्ट हो गई, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग स्टडी है। दूसरी ओर जो यदि हम बात करें यूलर की, तो इन्होंने क्या किया, जैसे मान लो आपका फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो इन्होंने जो है एक बल्क फ्लूइड लिया एक साथ, ग्रुप ऑफ पार्टिकल, ठीक है। उन ग्रुप ऑफ पार्टिकल को ऑब्जर्व किया, तो यहाँ पे इनकी स्टडी तो जल्दी हो जाएगी, लेकिन जो पार्टिकल का बिहेवियर है वो एग्जैक्ट नहीं आएगा, एवरेज आएगा। यानी कि यहाँ पे जो है कोई पार्टिकल की कैसी मोशन है, किसी की कैसी है, लेकिन यहाँ पे ऑल ओवर दिखेगा तो क्या होगा, एवरेज दिखेगा। तो यूलर जो है मेथड कंट्रोल वॉल्यूम इज अप्रोच, यानी कंट्रोल वॉल्यूम यानी कि एक फिक्स्ड मास का इन्होंने कंट्रोल वॉल्यूम देखा और उसी पे ऑब्जर्व किया। यहाँ पे नॉट यूज है इसलिए ये गलत हो जाएगा, नहीं तो सही हो जाता। और लैग्रांजियन अप्रोच फ्लूइड पार्टिकल ऑफ फिक्स्ड मास इज कंसिडर, यानी कि एक पार्टिकल को ही इन्होंने कंसिडर करके उसके बारे में स्टडी किया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लैग्रांजियन अप्रोच और यूलर अप्रोच दोनों समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि फ्रेंड्स आपको वीडियो सही लग रहा है, हेल्प हो रही है आपकी, तो वीडियो को लाइक आपको ज़रूर करना है, और कोई आपका फ्रेंड जो है आपके साथ में प्रिपरेशन कर रहा है उसको शेयर जरूर कर देना। द रेफ्रिजरेंट यूज्ड इन द वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम बेस्ट रेफ्रिजरेंट साइकिल रिजेक्ट हीट इन। तो यहाँ पे कुल मिला के आपको ये पूछा गया है कि हीट रिजेक्ट कहाँ पे होती है, सिंपल सा ये पूछा गया है। इन द एक्सपांसन वाल्व, इवेपोरेटर, कंडेंसर या फिर कंप्रेसर। ये क्वेश्चन जो है पिछले पेपर में भी आया था, मैं यहाँ पे आपको वापस बता देता हूँ। यदि हम बात करें सबसे पहले, ये आपका क्या हो जाएगा, कंप्रेसर। कंप्रेसर के बाद में किस में जाता है, कंडेंसर। ये आपका हो गया कंडेंसर। कंडेंसर के बाद में क्या आ जाएगा, एक्सपांसन वाल्व। एक्सपांसन वाल्व के बाद में यहाँ पे आ जाएगा इवापोरेटर, और इवापोरेटर के बाद में फिर वापस कंप्रेसर। तो ऐसे साइकिल आपका कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपांसन वाल्व और उसके बाद में इवापोरेटर। अब यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है कि हीट जो है रिजेक्ट किस में हो रही है। तो कंप्रेसर का तो काम होता है कंप्रेस करना, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा। कंडेंसर जो है वो हीट रिजेक्ट करेगा। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो हीट रिजेक्ट जो है कंडेंसर हो जाएगा। और एक्सपांसन वाल्व में एक्सपांड होता है, यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज होता है। और इवेपोरेटर जो है वो हमारे जैसे ऐसी की यदि हम बात करें तो रूम के अंदर इवेपोरेटर लगा होता है जो कि हीट जो है एब्जॉर्ब करता है। तो आप समझ गए होंगे, ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा द कंडेंसर। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ टर्बाइन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। टर्बाइन इज ए फ्लूइड मशीन, इट इज़ अ डिवाइस। देखिए यहाँ पे ये लाइन आपको छोटी दिख सकती है, इसलिए मैं आपको धीरे से पढ़ देता हूँ। इट इज़ अ डिवाइस इन विच काइनेटिक एनर्जी हेल्ड बाय अ फ्लूइड इज कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए रोटेटिंग मेंबर। अगला दिया गया है, इट इज़ अ डिवाइस वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द फ्लूइड। इट इज़ अ डिवाइस वेयर मैकेनिकल एनर्जी फ्रॉम मूविंग पार्ट्स
इज ट्रांसफर्ड टू द फ्लूइड। तो यहाँ पे आपको टरबाइन की सिंपल डेफिनेशन आपको बतानी है। तो सही आंसर हो जाएगा सेकंड, इट इज अ डिवाइस इन विच काइनेटिक एनर्जी इज हेल्ड बाय फ्लूइड इज कन्वर्टेड टू द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ रोटेटिंग मेंबर। यानी कि जो हमारा फ्लूइड फ्लो होता है, तो फ्लो हो रहा है, इसका मतलब उसके अंदर कैसी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। और जब ये काइनेटिक एनर्जी जो है रोटेटिंग यानी कि रोटर के ऊपर आएगी, तब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी में। अगला क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन साइकिल व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ एयर एट द एग्जिट ऑफ कूलिंग टरबाइन इन द अब्सेंस ऑफ मॉइस्चर कंडेंसेशन। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन साइकिल होता है, उसके अंदर जो एग्जिट की एयर है उसका टेम्परेचर आपको बताना है यदि यहाँ पे अब्सेंस ऑफ मॉइस्चर कंडेंसेशन यानी कि मॉइस्चर जो है नहीं प्रेजेंट हो। सैचुरेटेड टेम्परेचर, ड्राई एयर रेटेड टेम्परेचर, सुपर सैचुरेटेड टेम्परेचर या फिर ड्राई एयर टेम्परेचर। तो सही आंसर हो जाएगा ड्राई एयर रेटेड टेम्परेचर। फैंस एंड ब्लोवर ऑफ टर्बो मशीन, ए हायर स्टैटिक प्रेशर विल प्रिवेल, स्पाइरल कैसिंग डिक्रीजेज द स्टैटिक प्रेशर, डिलीवर एयर एट हायर डिजायर्ड वेलोसिटी, डिलीवर एयर एट लोअर मास फ्लो रेट। तो यहाँ पे आपको फैंस और ब्लोवर दोनों को एक साथ बताना है कि इनके बारे में डेफिनेशन बतानी है। तो यदि हम बात करें, जो हमारा फैन होता है वो हमें पता है कि हवा देता है, तो यानी कि ये जो प्रेशर है वो इंक्रीज तो करता है लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी में, यानी कि बहुत ही लेस प्रेशर इंक्रीज करता है। लेकिन ब्लोवर जो है वो स्पीड बहुत ज़्यादा करता है, यानी कि जो एयर की स्पीड है बहुत ज़्यादा कर देता है, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ जाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेशर इसमें भी नहीं बढ़ता। यदि दोनों को एक साथ बात करें तो दोनों एक साथ बात करेंगे तब वहाँ पे सिर्फ हम वेलोसिटी की बात करेंगे, ना कि प्रेशर की। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो हो जाएगा डिलीवर एयर एट हायर डिजायर्ड वेलोसिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज वाइटल? स्लिप विल डिक्रीज विद द इंक्रीज इन फ्लो रेट, फ्लूइड इज कंसिडर्ड टू हैव फ्रिक्शन while flowing inside the pump, fluid moves normal to the blade, there will be no viral component of velocity at the entry of impeller। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा there will be no viral component of velocity at the entry of impeller। बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो गलत है। अगला क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल है, आपको वीडियो पॉज करके इसका आंसर पहले निकालना है। क्वेश्चन यदि आपको सही नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर ए सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक ऑयल इंजन इंडिकेटेड पावर इज 15 किलोवाट, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज 40,000 किलो जूल पर किलोग्राम एंड फ्यूल कंज्यूम्ड इज 0.001 किलोग्राम पर सेकेंड, व्हाट विल बी द इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी। तो यहाँ पे आपको इंडिकेटेड पावर दे रखी है कितनी, 15 किलोवाट, कैलोरीफिक वैल्यू दे रखी है आपको 40,000 किलो जूल पर किलोग्राम और मास ऑफ फ्यूल, मास फ्लो रेट दे रखी है आपको 0.0020 है, 1 किलोग्राम पर सेकंड। ठीक है, ये दे रखी है, आपको निकालना क्या है, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी, ये आपको निकालना है। तो यदि आपको इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी का फॉर्मूला पता है तो आप इजीली कर पाएंगे। यदि हम बात करें इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी का फॉर्मूला, तो ये होता है इंडिकेटेड वर्क डन टू द हीट एडेड। क्या हो जाएगा, इंडिकेटेड वर्क डन टू द हीट एडेड। ये जो आपका इंडिकेटेड पावर है ना, यही क्या होता है, इंडिकेटेड वर्क डन। तो ये तो आपके पास में इंडिकेटेड पावर आ गई, लेकिन आपको हीट एडेड पता होना चाहिए। तो हीट एडेड की यदि हम बात करें, कितनी हीट ऐड कर रहे हैं, तो हीट एडेड पर सेकंड की यदि हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा कैलोरीफिक वैल्यू इनटू मास ऑफ द फ्यूल पर सेकंड। अब यहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यू कितनी देर की है, 40,000 इंटू मास ऑफ फ्यूल कितना है, 0.001। अब यहाँ पे यूनिट चेक कर लेना आप, 40,000 की यूनिट क्या है, किलो जूल पर किलोग्राम, इंटू इसकी यूनिट क्या है, किलोग्राम पर सेकंड। तो किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा, किलो जूल पर सेकंड यानी कि ये भी आपके किलोवाट में आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 0.3 के बाद पॉइंट यानी 1000 कैंसिल हो जाएगा, 40 आ जाएगा किलोवाट। तो सिंपली आपको डिवाइड करना है, कितना देर का इंडिकेटेड पावर, 15/40, 5 से कट जाएगा 3/8। अब यहाँ पे आपके रीजनिंग भी एग्जाम में आ रहा है तो 1/8 आपको याद होना चाहिए, 12.5 होता है, 12.5 का 3 गुना 37% आपका आंसर आ जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सेकंड करेक्ट हो जाएगा। बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, मैं तो इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहूँगा।
तो यहाँ पे हमारा आंसर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आप यदि आपको एग्जैक्ट आते हैं, यानी कि एग्जाम में देखते ही आपके समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है तो ही करना है, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन छोड़ देना। आपको 90 के आसपास आप कर सकते हैं। इन एयर स्टैंडर्ड साइकिल एनालिसिस ऑफ आईसी इंजन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर वेरी विथ टेम्परेचर, देयर विल बी अ सडन चेंज इन केमिकल इक्विलिब्रियम ऑफ द वर्किंग फ्लूइड, देयर इज नो इनटेक और एग्जॉस्ट प्रोसेस, कंप्रेशन एंड एक्सपांशन प्रोसेस आर कंसिडर्ड इरिवर्सिबल। तो यहाँ पे हमको बताना है एयर स्टैंडर्ड साइकिल एनालिसिस ऑफ आईसी इंजन। तो एनालिसिस करेंगे तो हम क्या क्या एजम्पशन मानते हैं वो आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा देयर इज नो इनटेक एंड एग्जॉस्ट प्रोसेस, क्योंकि जब हम एनालिसिस करते हैं तो हमारा जो सिस्टम होता है उसको हम क्लोज कंसिडर करते हैं, उस टाइम हम उसको एनालिसिस करते हैं। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर वेरी विथ टेम्परेचर, वो हम क्या मानते हैं CP एंड CV जो है वो हम क्या मानते हैं कांस्टेंट मानते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। देयर विल बी ए सडन चेंज इन केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम जो है उसमें कोई चेंज नहीं होता, हमारा जो वर्किंग फ्लूइड होता है उसका केमिकल कंपोजिशन कांस्टेंट मानते हैं। कंप्रेशन एंड एक्सपांशन प्रोसेस आर कंसिडर्ड एज रिवर्सिबल प्रोसेस, तो यहाँ पे क्या लिख रखा है इरिवर्सिबल, तो गलत हो जाएगा। व्हाट इज अ डायलेटेंट? इट इज अ फ्लूइड विच सस्पेंडेड कलर पिगमेंट, इट इज अ shear थिकनिंग फ्लूइड, it is fluid that sustain shear stress without any deformation, it is a shear thinning fluid। तो यहाँ पे आपको डायलेटेंट फ्लूइड के बारे में बताना है, तो सही आंसर हो जाएगा इट इज़ ए shear थिकनिंग फ्लूइड। देखिए shear थिकनिंग फ्लूइड कैसे कहते हैं, जो टाइम के साथ में थोड़ा जो है उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है उसको बोलते हैं shear थिकनिंग। अब यदि हम बात करें स्ट्रेस और स्ट्रेन फ्लूइड का, तो ये क्या होता है आपका न्यूटोनियन फ्लूइड, और ये होते हैं आपके ये सूडोप्लास्टिक, और ये होते हैं डायलेटेंट फ्लूइड। तो डायलेटेंट फ्लूइड में क्या होता है टो बराबर म्यू डी थीटा अपॉन dt होता है, और यहाँ पे n होता है। n की वैल्यू 1 होती है किसके लिए? न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए। n इज़ लेस देन 1 किसके लिए होता है? सूडोप्लास्टिक के लिए। और ये डायलेटेंट जो होता है, ये डायलेटेंट इसके लिए जो n की वैल्यू है ग्रेटर देन 1 होती है, इसीलिए इसको shear थिकनिंग फ्लूइड कहते हैं। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन दिया गया shear थिनिंग, ये किसके लिए होता है? सूडोप्लास्टिक फ्लूइड के लिए। तो यदि हम इनके एग्जाम्पल की बात करें, जो डायलेटेंट फ्लूइड होता है इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं हनी और बटर, ठीक है। और सूडोप्लास्टिक के तो बहुत एग्जाम्पल है, जैसे कि लिपस्टिक हो गया, मिल्क हो गया, और बता देता हूँ आपको ब्लड हो गया, नेल पॉलिश, रबर सॉल्यूशन, ये सब जो है shear थिनिंग में आते हैं जिन्हें सूडोप्लास्टिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बॉयलर इन द रैंकाइन साइकिल आर यूज्ड। बॉयलर क्यों यूज होते हैं आप सभी को पता होगा, तो आपको आंसर बताना है इनमें से। तो मुझे उम्मीद है कि आप पढ़ के ईजिली आंसर दे पाएंगे। फॉर स्टीम जनरेशन, बाकी ऑप्शन आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारा बॉयलर होता है उसका काम होता है स्टीम जनरेट करना, यानी कि उसके अंदर वाटर एंटर करता है और स्टीम प्रोड्यूस होती है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको सही नहीं दिखेगा, तो मैं आपको अच्छे से पढ़ के सुना देता हूँ। नॉमिनल वॉल्यूम जनरेटेड बाय द वर्किंग पिस्टन व्हेन ट्रैवलिंग फ्रॉम वन डेड सेंटर टू द नेक्स्ट इज कॉल्ड। यहाँ पे क्या है कि थोड़ी सी डेफिनेशन जो है, यानी कि क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी हार्ड दे रखी है, और है इसमें कुछ नहीं। यदि आपको एक बार में समझ में आ गया तो अच्छी बात, अदरवाइज मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये आपका सिलेंडर है, ठीक है। अब इसके अंदर पिस्टन होगा, ये पिस्टन है, ठीक है। और ये हम मान लेते हैं टॉप डेड सेंटर, और ये आपका बॉटम डेड सेंटर। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? नॉमिनल वॉल्यूम पूछा गया है। वर्किंग पिस्टन व्हेन ट्रैवलिंग फ्रॉम, ट्रैवल कर रहा है पिस्टन फ्रॉम वन डेड सेंटर टू नेक्स्ट, यानी कि मान लो टॉप डेड सेंटर पे पिस्टन था, तो यहाँ से ये ट्रैवल करेगा बॉटम डेड सेंटर तक, या बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर। तो ये वॉल्यूम जो है ये कौन सा वॉल्यूम होता है? तो ये होता है आपकी स्वेप्ट वॉल्यूम। यदि यहाँ पे पिस्टन होगा तो ये वाला जो है, सॉरी, ये टोटल वॉल्यूम हो जाएगा, जिसे हम V1 बोलते हैं, और ये आपका V2 हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। ये आपका क्लियरेंस वॉल्यूम, ये टोटल वॉल्यूम, और ये आपका स्वेप्ट वॉल्यूम। तो यहाँ पे आपको टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर का पूछा गया है, इसलिए यहाँ पे स्वेप्ट वॉल्यूम हो जाएगा। तो सही आंसर सेकंड हो जाएगा, स्वेप्ट वॉल्यूम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनफेरेंशियल टाइप ऑफ फ्लो मीटर।
तो यहाँ पे आपको फ्लो मीटर के बारे में बताना है कि कौन सा फ्लो मीटर है, पर्ज फ्लो रेगुलेटर, रोटामीटर, लेजर ड्रॉपलर या फिर मैग्नेटिक फ्लो मीटर। ये क्वेश्चन जो है पिछले पेपर में भी पूछा गया था, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा गया था। तो सही आंसर हो जाएगा रोटामीटर। रोटामीटर आप सभी को पता है एक फ्लो मीटर है, यानी कि क्या मेजर करता है, डिस्चार्ज, और डिस्चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड, यानी कि आपको यहाँ पे बताना है PMM1 के बारे में। इट वियोलेट्स द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, इट प्रोड्यूसेस हीट विदाउट रिसीविंग वर्क इनपुट, इट प्रोड्यूसेस वर्क विदाउट रिसीविंग हीट। देखिए, यदि मैं बात करूँ PMM1 की, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड, तो पहले तो मैं ये आपको बता देता हूँ, इट वियोलेट्स दी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट ऑप्शन तो ये गलत हो जाएगा। अब ये होती क्या है, मान लो ऐसी कोई मशीन ले लेते हैं, ठीक है, जो वर्क प्रोड्यूस करे कंटिन्यूसली, लेकिन कोई भी हीट जो है वो कंज्यूम ना करे। यानी कि यदि मैं आपको कहूँ कि आपकी बाइक जो है वो कंटिन्यूसली चल रही है, लेकिन उसमें पेट्रोल डालना ही नहीं पड़ रहा, तो आप क्या कहोगे, इम्पॉसिबल। तो ये मशीन जो है इम्पॉसिबल है। यानी कि इसकी डेफिनेशन में बताऊं तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस विच प्रोड्यूसिंग वर्क कंटिन्यूसली विदाउट कंज्यूमिंग एनी अदर फॉर्म ऑफ हीट। तो वो हो जाएगी PMM1। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इट प्रोड्यूसेस वर्क विदाउट रिसीविंग हीट। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएगा, और ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है, यानी कि फर्स्ट लॉ को वियोलेट करती है। With respect to head losses of flowing fluid, select the most appropriate statement. Energy loss is not caused by change in velocity. Increase in velocity in a flow includes large scale turbulence. Energy loss is not due to formation of eddies. Portion of energy loss will not be dissipated as heat. तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इंक्रीज इन वेलोसिटी इन फ्लूइड इंक्लूड लार्ज स्केल टर्बुलेंस। तो आप सभी को पता है कि जो हमारा लेमिनार फ्लो होता है, यदि हम बात करें लेमिनार फ्लो, तो यदि हमारी जो वेलोसिटी है वो क्या है, कम है, लेस वेलोसिटी है, तो कम वेलोसिटी जब होगी तो फ्लो हमारा कैसा होगा, लेमिनार। और यदि यहाँ पे विस्कोसिटी ज़्यादा है तो भी लेमिनार होगा। जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो हमारा जो है लेमिनार से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रांजिशन में, और ट्रांजिशन से टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे यही पूछा गया, इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ फ्लो इंक्लूड्स लार्ज स्केल टर्बुलेंस। अकॉर्डिंग टू IBR रेगुलेशन, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि IBR की फुल फॉर्म क्या है। तो IBR की फुल फॉर्म होती है इंडियन बॉयलर रेगुलेशन। ये कब बना था, ये बना था 1950 में। रेगुलेशन, बॉयलर एक्सीडिंग डैश नीड रेगुलर इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन, यानी कि मान लो कितनी कैपेसिटी का हमारा बॉयलर होना चाहिए जिसकी रेगुलर इंस्पेक्शन होनी चाहिए और उसको सर्टिफिकेशन भी होनी चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट जो अप्रूव कर दे तभी उसको यूज़ कर सकते हैं। कैपेसिटी इज़ मोर देन 15 लीटर, कैपेसिटी इज़ मोर देन 5 गैलन्स, कैपेसिटी लेसर देन 5 गैलन्स, या फिर कैपेसिटी इज़ मोर देन 50 गैलन्स। यहाँ पे मैं एक चीज़ बता देता हूँ, 1 गैलन कितना होता है। 1 गैलन की यदि हम बात करें तो वो होता है 3.785 लीटर। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो सेकंड करेक्ट हो जाएगा, कैपेसिटी ऑफ मोर देन 5 गैलन्स। यदि इससे बड़ा जो हमारा बॉयलर है तो उसके लिए इंस्पेक्शन यानी कि निरीक्षण भी होना चाहिए और सर्टिफिकेट भी हमारे पास होना चाहिए, किसका, IBR का। वाइल लोडिंग डैश मटेरियल अंडरगोज फ्रैक्चर आफ्टर द लार्ज अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार करवा चुका हूँ, पिछले में भी पूछा गया था। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टी है ना, यदि आपको इनमें कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो मटेरियल साइंस की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, और एक बार वीडियो देख लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। तो सही आंसर हो जाएगा डक्टाइल, यानी कि डक्टाइल मटेरियल वो होता है जिसमें जो डिफॉर्मेशन हम करते रहेंगे, यानी कि जैसे किसी मटेरियल से वायर बनाना, तब वहाँ पे क्या होता है, डिफॉर्मेशन, यानी कि लार्ज डिफॉर्मेशन होगा तब फ्रैक्चर होगा। लेकिन ब्रिटल में क्या होता है, ब्रिटल में वो इलास्टिक लिमिट के बाद में डायरेक्ट फेल हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रेलेवेंट, फ्लूइड डिफॉर्म कंटिन्यूसली अंडर द एक्शन ऑफ शियर स्ट्रेस ऑफ इवन वेरी लो मैग्नीट्यूड। फ्लूइड डिफॉर्म अंडर कांस्टेंट शियर स्ट्रेस, फ्लूइड कैन सस्टेन शियर स्ट्रेस व्हेन एट रेस्ट, फ्लूइड डज नॉट डिफॉर्म कंटिन्यूसली अंडर द एक्शन ऑफ शियर स्ट्रेस। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, यानी कि एक ही पेपर में एक ही टाइप के 2 क्वेश्चन
तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा फ्लूइड डिफॉर्म कंटिन्यूसली अंडर द एक्शन ऑफ शियर स्ट्रेस ऑफ इवन वेरी लो मैग्नीट्यूड। तो ये मैं समझा चुका हूँ आप। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक कंडीशन इज, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक ग्रेविटी होती क्या है। स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है आपके रिलेटिव डेंसिटी, और रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। और स्टैंडर्ड फ्लूइड हम ज़्यादातर क्या मानते हैं, वाटर मानते हैं लिक्विड के केस में, और यहाँ पे बात हो रही है वाटर की ही, तो वाटर अपॉन वाटर क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो हमारा आंसर वो जो है फर्स्ट करेक्ट। देखिए यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो फर्स्ट दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ लोअर पेयर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पेयर 2 टाइप के होते हैं, लोअर पेयर और हायर पेयर। लोअर पेयर जहाँ पे एरिया कॉन्टैक्ट होता है या फिर लाइन कॉन्टैक्ट होता है तब हायर पेयर होता है, सॉरी लोअर पेयर होता है, और हायर पेयर में पॉइंट कॉन्टैक्ट होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिज्मेटिक पेयर, हेलिकल एंड सिलेंड्रिकल पेयर, रिवोल्यूट पेयर, रोलिंग बॉल ऑन फ्लैट सरफेस। तो यहाँ पे आपको बताना है नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ लोअर पेयर, यानी कि यदि लोअर पेयर नहीं होगा तो क्या होगा, हायर पेयर। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, रोलिंग बॉल ऑन फ्लैट सरफेस, यानी कि यदि हम हमारी ये फ्लैट सरफेस है, इसके ऊपर बॉल रोल कर रही है, तो ये जो बॉल कॉन्टैक्ट होगा ना, ये एक पॉइंट जितना होगा, तो वो जो है हायर पेयर बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लिंक डज नॉट अंडरगो एनी डिफॉर्मेशन वाइल ट्रांसमिटिंग मोशन। तो ऐसा कौन सा लिंक है, रिजिड लिंक, फ्लेक्सिबल लिंक, रेजिस्टेंस लिंक या फिर फ्लूइड लिंक। तो सही आंसर हो जाएगा रिजिड लिंक। यदि हमारा लिंक जो है रिजिड है तो वहाँ पे डिफॉर्मेशन नहीं होगा। फ्लेक्सिबल लिंक यानी कि जैसे मान लो बेल्ट है, तो बेल्ट कनेक्टेड होगा एक दूसरे से, तो वहाँ पे फ्लेक्सिबल लिंक होगा क्योंकि इनमें थोड़ा सा डिफॉर्मेशन होता है। और फ्लूइड लिंक यदि हम लिक्विड यूज़ करते हैं, जैसे हाइड्रोलिक सिस्टम जितने भी होते हैं वहाँ पे हम ऑयल यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे जो लिंक बनता है वो होता है फ्लूइड लिंक। ए थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम रिक्वायर लो वोल्टेज ऑफ डीसी इनपुट, हाई वोल्टेज ऑफ डीसी इनपुट, हाई वोल्टेज ऑफ एसी इनपुट, लो वोल्टेज ऑफ एसी इनपुट। तो सही आंसर हो जाएगा लो वोल्टेज डीसी इनपुट, किसके अंदर, थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम। फॉर ए कार्बोराइजिंग फ्लेम द फ्लो ऑफ डैश इज केप्ट हायर। देखिए यदि हम बात करें कार्बोराइजिंग फ्लेम किस में यूज़ होती है, गैस वेल्डिंग में। गैस वेल्डिंग में हम क्या क्या यूज़ करते हैं, गैस वेल्डिंग में हम एक तो यूज़ करते हैं ऑक्सीजन और दूसरी एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन गैस का फॉर्मूला होता है C2H2। तो क्या यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन और एसिटिलीन। यदि हमारे ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा है किससे, एसिटिलीन से, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। और यदि हमारी दोनों की क्वांटिटी जो है बराबर है तो उसे हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल फ्लेम। और यदि एसिटिलीन की क्वांटिटी ज़्यादा है किससे, ऑक्सीजन से, यानी कि एसिटिलीन में क्या है, कार्बन, तो इस फ्लेम को बोलेंगे कार्बोराइजिंग फ्लेम। अब यहाँ पे पूछा गया है फॉर कार्बोराइजिंग फ्लेम द फ्लो ऑफ एसिटिलीन इज केप्ट हायर। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि यदि हमारी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है तो उसका टेम्परेचर कितना होता है, 3200 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा होता है। न्यूट्रल फ्लेम की बात करें तो 3150 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, और कार्बोराइजिंग फ्लेम में 2800 होता है डिग्री सेल्सियस। कम क्यों होता है, क्योंकि कार्बन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होती है, जिसकी वजह से कार्बन कंप्लीटली बर्न नहीं हो पाता। तो सही आंसर हो जाएगा एसिटिलीन। मैं ये आंसर आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये एसएससी का आंसर है। एट सी लेवल अंडर नॉर्मल कंडीशन व्हाट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, बहुत बार बता चुका हूँ, याद हो जाना चाहिए, 101.325 पास्कल। यदि किलो पास्कल में कन्वर्ट करेंगे तो 101.325 किलो पास्कल। तो हाँ, हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द फोर्थ स्टेज ऑफ कंप्रेशन इग्निशन प्रोसेस इज। तो यहाँ पे आपको पूछा गया सीआई इंजन जो होता है वहाँ पे फोर्थ स्टेज में कौन सा कंबशन होता है, बर्निंग ऑन दी एक्सपांसन स्ट्रोक, इग्निशन डिले पीरियड, पीरियड ऑफ कंट्रोल कंबशन, पीरियड ऑफ रैपिड और अनकंट्रोल्ड कंबशन। देखिए आपको यहाँ पे 4 प्रकार का जो है 4 स्टेज में कंबशन होता है, चारों जो है सीक्वेंस से याद होना चाहिए। तो यदि हम बात करें सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है इग्निशन डिले पीरियड, यानी कि ये आ जाएगा फर्स्ट में। इग्निशन डिले भी 2 टाइप का होता है, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल डिले के बाद में यानी इग्निशन डिले के बाद में होता है अनकंट्रोल्ड कंबशन, यानी कि 2 नंबर ये आ जाएगा।
उसके बाद में कंट्रोल कंबशन होता है, ये 3 नंबर में आ जाएगा। और 4 नंबर में आ जाएगा आफ्टर बर्निंग, जिसे हम बोलते हैं बर्निंग ऑन एक्सपांसन स्ट्रोक, यानी कि ये 4th नंबर पे आ जाएगा। ये सीक्वेंस आपको हमेशा याद रखनी है, एग्जाम में किसी भी तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बर्निंग ऑन दी एक्सपांसन स्ट्रोक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड? देखिए, मैंने आपको पहले भी फ्लूइड बताए थे, ये आपके 3 फ्लूइड मैंने बताए थे, स्यूडोप्लास्टिक, न्यूटोनियन और डायलेटेंट। 3 फ्लूइड और होते हैं, ये होते हैं पहले आता है थिक्सोट्रोपिक, फिर आइडियल बिंगम प्लास्टिक और फिर आता है रियोपेक्टिक। तो ये जो थिक्सोट्रोपिक होते हैं ना, इनकी यदि हम फॉर्मूले की बात करें तो बराबर τ0 प्लस म्यू डी थीटा अपॉन डी टी की पावर n। ये जो τ0 है ना, ये मिनिमम शियर स्ट्रेस है। यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, ये मिनिमम शियर स्ट्रेस ये हो जाएगा। और n की वैल्यू जो है, यदि हम थिक्सोट्रोपिक के लिए बात करें तो n इज़ लेस देन 1 होता है, यहाँ n बराबर 1 होता है, और n इज़ ग्रेटर देन 1 होता है रियोपेक्टिक के लिए। तो यहाँ पे थिक्सोट्रोपिक का आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए। एक तो होता है प्रिंटिंग इंक और दूसरा होता है पेंट्स, ठीक है, जो पेंट अपन करते हैं। और यदि यहाँ पे ये जो ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है टूथपेस्ट, तो टूथपेस्ट और जैम जो हम खाते हैं ना ब्रेड लगा के, ये किसके एग्जाम्पल है? ये आपके हो जाएंगे आइडियल बिंगम प्लास्टिक, जो यहाँ पे n बराबर 1 दिया गया है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आंसर जो है प्रिंटिंग इंक हो जाएगा, और प्रिंटिंग इंक के साथ में आपको पेंट भी याद रखना है, किसका? थिक्सोट्रोपिक का। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल्स टू, तो सभी को याद होगा कि 1 टन कितना होता है। तो सही आंसर हो जाएगा 3.5 किलोवाट। यहाँ पे देखिए किलोवाट में पूछा गया, तो आंसर जो है वो थर्ड करेक्ट हो जाएगा। यदि आपको पूछे कि 3.5 ये किलोवाट है, किलोवाट क्या होता है? किलो जूल पर सेकंड। यदि इसको किलो जूल पर मिनट में मैं कन्वर्ट करूँगा तो क्या करूँगा? 3.5 इंटू 60 करूँगा, तो ये कितना बन जाएगा? 210 बन जाएगा। ठीक है, 210 किलो जूल पर मिनट। तो ये भी आपको याद रखना है डायरेक्ट। यदि किलो जूल पर मिनट में पूछे तो 210, किलोवाट में पूछे तो 3.5 किलोवाट। लिथियम ब्रोमाइड इज यूज्ड एज एन एब्जॉर्बर इन डैश वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन, स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन या फिर इलेक्ट्रोलुक्स रेफ्रिजरेटर। तो सही आंसर हो जाएगा वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ये जो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है, इसके अंदर हम कंप्रेसर यूज़ करते हैं, और ये जो कंप्रेसर है ये हम वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हटा देते हैं और इसकी जगह एब्जॉर्बर और 2-3 चीज़ें और लगा देते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था पहले। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल और पूछा गया, सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको अच्छे से पढ़ना है। ए मेंबर ऑफ लेंथ 200 mm एंड डायमीटर 25 mm इज सब्जेक्टेड टू ए टेंसाइल लोड ऑफ 20 kN। द फाइनल लेंथ ऑफ द मेंबर इज फाउंड टू बी 220 mm। द परसेंटेज इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द मेंबर इज। तो यहाँ पे सिंपली ये पूछा गया है कि हमने जो टेंसाइल लोड लगाया था जिसकी वजह से जो मेंबर है उसकी लेंथ बढ़ गई, तो कितने % बढ़ी वो पूछा गया। तो परसेंट निकालना आप सभी को आता होगा, सब इंजीनियर हैं, आता ही है। तो पहले कितनी थी? 200, अब कितनी हो गई? 220। इंक्रीज कितनी हुई? 20। ओरिजिनल कितनी है? 200। % निकालेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, तो 20 में 2 का भाग देना है, कितना आ जाएगा? 10%। तो आंसर हमारा 4th करेक्ट हो जाएगा। ये लीजिए आपका 4th आंसर करेक्ट। एन apparatus whose length generally does not exceed 3 times of its diameter is called नॉन रिटर्न वाल, डिफ्यूजर, ऑरिफिस या फिर माउथ पीस। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा माउथ पीस। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये माउथ पीस क्या होता है। देखिए, यदि कोई आपका टैंक है, ठीक है, इस टैंक के यहाँ पे एक छोटा सा अपार्चर लगा होता है, जहाँ से ये यदि लिक्विड भरा हुआ है ना, ठीक है, तो यहाँ से निकलेगा। तो इसकी जो लेंथ है इसके डायमीटर से 3 गुना से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम है माउथ पीस, जो कि ऑप्शन 4th में दिया गया है। अब समझ गए होंगे कि माउथ पीस क्या होता है। विच रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज ड्रिवन बाई लो ग्रिड एनर्जी? गैस साइकिल रेफ्रिजरेशन, स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन, वॉर्टेक्स ट्यूब सिस्टम या फिर थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लो ग्रिड एनर्जी से कौन चलता है। तो सही आंसर हो जाएगा स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इसके अंदर जो रेफ्रिजरेटर होता है वो हम यूज़ करते हैं वाटर, इसीलिए ये लो ग्रिड एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे टोटल जो हीट है वो वाटर से लेंगे रेफ्रिजरेटर, और वाटर इजीली अवेलेबल हो जाता है, तो इसकी जो कॉस्ट होती है टोटल वो कम होती है। What is the radiant heating in the context of boiler? Heating process carried out using radiation effect, heating done on radial tubes, saturated steam is recirculated and superheated, heating done on external wall only by reflecting radiant energy.
तो सही आंसर हो जाएगा हीटिंग प्रोसेस कैरिड आउट यूजिंग रेडिएशन इफेक्ट। यदि रेडिएशन से हम हीटिंग कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे रेडिएंट हीटिंग। व्हेन वाटर इज अबाउट वेपोराइज इट इज कॉल्ड सुपरहीटेड वेपर, सैचुरेटेड वेपर, सबकूल्ड लिक्विड या फिर सैचुरेटेड लिक्विड। देखिए, यदि हम बात करें हमारा जो सैचुरेटेड कर्व जो होता है, ये आपका सैचुरेटेड कर्व है। पहले भी मैंने आपको बताया था, ये होता है क्रिटिकल पॉइंट। ये जो लाइन है ना, इससे पहले वाली ये है आपका सैचुरेटेड लिक्विड और ये है आपका सैचुरेटेड वेपर। ठीक है, तो सैचुरेटेड लिक्विड का मतलब क्या है? इस सैचुरेटेड वेपर इधर से जो है हम और हीट करेंगे तो ये वेपर में कन्वर्ट होने लग जाएगा और इधर आपका कंप्लीट लिक्विड है, यानी कि जस्ट टू वेपोराइज, यानी कि वेपोराइज होने वाला है, इस कंडीशन में आ गया तो उसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड लिक्विड। अब ये जो रीजन होता है यहाँ पे वेपर और लिक्विड दोनों जो है मिक्स होता है, इसीलिए इसको वेट रीजन कहा जाता है। और ये जो सैचुरेटेड वेपर वाला है, इसके ऊपर जो है हमारा सुपर हीटेड स्टीम आ जाएगी। तो यहाँ पे जस्ट वेपोराइज का पूछा गया वाटर का, तो सैचुरेटेड लिक्विड आंसर हो जाएगा, सैचुरेटेड लिक्विड। विच इज़ द मोस्ट प्रैक्टिकल फ्लूइड फॉर द रैंकाइन साइकिल। तो रैंकाइन साइकिल में हम कौन सा फ्लूइड यूज़ करते हैं? फ्यूल, एयर फ्यूल मिक्सर या फिर वाटर? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सही आंसर हो जाएगा रैंकाइन साइकिल के हम यूज़ करते हैं वाटर। हीट एंड वर्क बोथ आर पॉइंट एंड पाथ फंक्शन, बोथ पाथ फंक्शन, पॉइंट फंक्शन या फिर स्टेट फंक्शन। बहुत बार बता चुका हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को आता होगा। तो हीट एंड वर्क दोनों क्या है? पाथ फंक्शन है, ये पाथ पे डिपेंड करते हैं और ये प्रॉपर्टी नहीं होते हैं। जितनी भी प्रॉपर्टी होती है वो पॉइंट फंक्शन होती है, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सब क्या है? प्रॉपर्टी। और जितनी भी प्रॉपर्टी होती है वो पॉइंट फंक्शन होती है। हीट और वर्क जो है वो पाथ फंक्शन होते हैं, यानी कि ये जिस पाथ से हम ट्रेवल करते हैं उसी पाथ पर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू इंजन नीडेड टू बी कूल्ड। इंजन को कूल करने की जरूरत क्यों पड़ती है? टू रेगुलेट मास ट्रांसफर, टू रिड्यूस इग्निशन टेम्परेचर, टू अवॉइड प्री इग्निशन एंड नॉकिंग, टू इम्प्रूव कंप्रेशन वॉल्यूम। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा टू अवॉइड प्री इग्निशन एंड नॉकिंग। प्री इग्निशन क्या होता है? यदि हमारा जो इंजन है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो यदि ऐसा इंजन है तो वहाँ पे स्पार्क होने से पहले ही फ्यूल जो है सेल्फ बर्न हो जाएगा। यदि सीआई इंजन है वहाँ पे कंप्लीट कंप्रेशन होने से पहले ही हमारा फ्यूल बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी इग्नाइट हो जाएगा, तो उसे बोलते हैं हम प्री इग्निशन। और नॉकिंग क्या होती है? यदि प्री इग्निशन होगा तो उसके अंदर आराम से नॉकिंग होगी। नॉकिंग यानी कि एबनॉर्मल कंडीशन जब होती हैं तो वहाँ पे अलग तरीके की आवाज़ आती है, उसे हम बोलते हैं नॉकिंग। डैश इज द एबिलिटी ऑफ स्टील टू रजिस्ट स्ट्रेस दैट आर रिवर्सल इन नेचर। यदि हमारा जो, जैसे मान लो ये कोई वायर है, हमने ऐसे इसको मोड़ा, फिर इसको ऐसे मोड़ा, फिर ऐसे मोड़ा, तो ये क्या करेगा? टूट जाएगा। यानी कि पहले यहाँ पे टेंसाइल था, इधर कंप्रेसिबल था, तो फिर रिवर्स हो जाएगा, यानी इधर कंप्रेसिबल हो जाएगा, इधर टेंसाइल हो जाएगा, तो ये हमारा जो मटेरियल फेल हो जाएगा। तो इसे क्या बोलेंगे हम? तो यदि हमारा स्ट्रेस जो है रिवर्सेबल नेचर का है तो उसे हम फटीग स्ट्रेंथ कहते हैं, और यह फेलियर जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? फटीग फेलियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वाटर ट्यूब बॉयलर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार जो है मैं बता चुका हूँ और हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा बॉयलर वाटर ट्यूब बॉयलर है, कौन सा फायर ट्यूब बॉयलर है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा नहीं है वाटर ट्यूब बॉयलर। तो वाटर ट्यूब नहीं होगा तो कैसा होगा? फायर ट्यूब, स्टर्लिंग बॉयलर, कॉर्निश, लॉफलर या फिर लेमोट बॉयलर। तो सही आंसर हो जाएगा कॉर्निश बॉयलर। कॉर्निश बॉयलर आप सभी को पता है फायर ट्यूब बॉयलर है, और बाकी जैसे स्टर्लिंग हो गया, लॉफलर हो गया, लेमोट हो गया, ये सब क्या है? वाटर ट्यूब बॉयलर है। इंटरकूलिंग इन मल्टी स्टेज कंप्रेशन रिड्यूसेज the work input to the compressor, the volume of free air delivered, the pressure of air at delivery, the index of compression। तो इंटरकूलिंग हम क्यों करते हैं? the work input to the compressor is reduced, यानी कि जो कंप्रेसर का टोटल वर्क है वो कम हो जाएगा। यदि हमको बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ाना होता है तब हम क्या करें? इंटरकूलिंग करते हैं, ताकि हमारा जो कंप्रेसर का टोटल वर्क है वो रिड्यूस हो जाएगी। क्योंकि कंप्रेसर जो है वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस है, यानी कि हम बाहर से वर्क देते हैं तब हमारा कंप्रेसर वर्क करता है। तो यदि हम वर्क इनपुट देते हैं तो वो हमारा मिनिमम होना चाहिए। यदि बात हो रही है टरबाइन की, तो टरबाइन वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है, यानी कि वर्क जो है मैक्सिमम प्रोड्यूस करना चाहिए, यानी कि आउटपुट मैक्सिमम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेस्पेक्ट टू रिएक्शन टरबाइन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रेलेवेंट। गाइड ब्लेड आर नॉट कनेक्टेड टू द रेगुलेटिंग रिंग, वाटर डज नॉट फ्लो थ्रू ए स्क्रोल कैस, governing of reaction turbine is done by altering position of guide vanes, flow rate cannot be controlled by changing the gate opening of runner। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा रिएक्शन टर्बाइन का, गवर्निंग ऑफ रिएक्शन टर्बाइन इज डन बाय अल्टरिंग पोजिशन ऑफ गाइड वेन्स।
इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द वाटर ट्यूब बॉयलर? दे आर सुटेबल फॉर हाई स्टीम प्रेशर, दे आर सुटेबल फॉर लार्ज गैस फ्लोज, दे कैन नॉट हैंडल हाई स्टीम प्रेशर, दे आर स्मॉलर एंड लेसर इन वेट। सिंपल क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप क्या समझ सकते हैं, जो बॉयलर होते हैं वहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए बॉयलर से 1 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसलिए ये टॉपिक आपको एकदम रट के जाना है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा दे कैन नॉट हैंडल हाई स्टीम प्रेशर। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि वाटर ट्यूब बॉयलर जो होते हैं वो हाई प्रेशर बॉयलर होते हैं, फायर ट्यूब बॉयलर होते हैं वो जो है लो प्रेशर बॉयलर होते हैं। तो फ्रेंड्स ये था वीडियो, यहाँ पे हमने टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आएगा जिसमें हम बाकी के 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। तो यदि फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करके मुझे बताएं। तो वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।